Hello and welcome to daily news analysis of the Indian Express. Before that, I would like to tell you something. There is a question in this year mains. Okay, here for George. अब आप लोग जो न्यूज़पेपर सीरियसली नहीं लेते हैं नाउ रीड दिस क्वेश्चन हाउ आर fjord formed and why do they constitute some of the most picturesque areas of the world. अब आपको इसमें ये नहीं है कि सिर्फ आपको पॉइंट वन का ही आंसर मिलेगा. फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है कि ये बनते कैसे हैं, हाउ दे आर फॉर्म्ड, राइट. एंड सेकंड इज कि क्यों ये बहुत ही खूबसूरत, सबसे खूबसूरत एरियाज में से एक होते हैं. ओके, तो फर्स्ट थिंग इज ये नॉर्वे में बनते हैं, यानी कि आप कहीं ना कहीं मान सकते थे कि जहां पर ओशियन प्लस ग्लेशियर्स की बाउंड्री मीट करती हो, ऐसे किसी जगह पर बन रहे हैं ये. ऑलराइट, और डेट देखिए जरा इसकी, जुलाई 31, 2023, और हमने डेली न्यूज एनालिसिस शुरू किया था 27 जून से. ऑलराइट, इसलिए मैं आपको एम्फेसाइज करता हूं कि प्लीज न्यूज़पेपर स्किप मत कीजिए. चाहे कोई और चीज स्किप हो जाए दैट्स फाइन, बट नॉट न्यूज़पेपर. एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज रीडिंग बिटवीन द लाइंस. न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं थी आपके लिए, बट ये वर्ड इंपॉर्टेंट था. और ये आप अपनी ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ते हो इसके बारे में, ठीक है, लेकिन जनरली क्या है, थोड़ा स्किप कर जाते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. बट इसलिए करंट अफेयर्स सबका रेलेवेंस बहुत ज्यादा है इन बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. ऑलराइट, और ये बिटवीन द लाइंस ये जो पढ़ना है ना आपको, ये ऐसे नहीं आएगा डायरेक्ट खुद से, ये एक्सपीरियंस से ही आता है. सो या तो खुद दो तीन अटेम्प्ट खराब करके ये सब चीजें सीखो, या जो ऑलरेडी दे चुके हैं, जो ये चीजें समझते हैं, उनसे सीख लो. अरे तो आप में से, आई एम सॉरी टू से दिस हार्श वर्ड्स, बट आप में से कुछ हैं जो तो अपने आप को थोड़ा ओवर स्मार्ट समझते हैं. दे थिंक कि अगर किसी ने का यूपीएससी नहीं निकला है तो ही नोज नथिंग. ऐसा नहीं है. अरे सो प्लीज, यहाँ पे बात सिर्फ एक क्वेश्चन की नहीं है कि ये एक क्वेश्चन था. ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स में भी हम लोग यही देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर वेटेज है तो करंट अफेयर्स का. एंड अब इसको ये मत समझ लेना कि कोचिंग की मैगजीन वगैरह पढ़ने से हो जाएगा. उससे तो ऐसा लगता है कि चुन चुन के एलिमिनेट कर रहा है यूपीएससी. किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की मैगजीन से कुछ नहीं आ रहा है. आपको खुद न्यूज़पेपर का एनालिसिस बेटर से बेटर वे में करना होगा. ओके, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, doing some sort of back end research will only help you in prelims as well as mains. Alright, और दूसरा, मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस आए थे दे वर इन काइंड ऑफ एनालिटिकल वे, लाइक जैसे वैदिक एज से क्वेश्चन आया था, ठीक है, ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस का रोल हमारे एंशियंट इंडिया में, राइट. इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इसको सबको एक एक हेडिंग में, जब मैंने आपको हिस्ट्री के लेक्चर भी कराए थे तो मैंने आपसे यही एम्फेसाइज किया था, हर एक हेडिंग में कुछ एक पॉइंट जान लीजिए कि पॉलिटिकल वे में किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया है इसने, सोशल वे में, इकोनॉमिक वे में, एंड कल्चरल वे में. ऑलराइट, सबके लिए आप 3 से 4 पॉइंट्स रखते हैं, आपका आंसर बहुत अच्छे से बन जाता है आराम से. बट आप लोग साथ प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को चाहिए पीडीएफ एकदम भरी भरी सी. अगर उस वे में पढ़ने जाओगे ना तो यूपीएससी नहीं कर पाओगे यार. ओके, कीप योर प्रिपरेशन सिंपल एज वेल एज स्मार्ट. इसलिए प्लीज कुछ भी हो जाए, मेंस 450 प्लस सीरीज मत छोड़ना. रही बात ये स्टैटिक टॉपिक्स की, वो सब हम कर लेंगे. अभी मैंने आपको एंशियंट इंडिया में साउथ इंडियन डायनेस्टीज करवा दी हैं पूरी, और एंशियंट इंडिया में ही जो भी रिलीजन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स था, ठीक है, उस पे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, इंक्लूडिंग जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. ओके, बाकी की भी एंशियंट हिस्ट्री में करा दूंगा, लेकिन उस टाइम ज्यादा एनकरेजिंग रिस्पॉन्स नहीं था, इसलिए मैंने उसको रोक दिया था. ओके, एटलीस्ट हिस्ट्री का आई कैन सी की जो क्वेश्चन आए थे ना बहुत इजी थे, काफी इजी थे. राइट, अब जैसे ही क्वेश्चन आया था कि हम लोग पोस्ट लिबरलाइजेशन, ठीक है, हमारे इस पे क्या असर पड़ा सोसाइटी एंड अदर थिंग्स पे, सोसाइटी, एथनिसिटी एंड सो ऑन. ऑलराइट, तो ये सब आपको अलग अलग हेडिंग में. अब आप लोग मैं कुछ स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो तीन तीन मटेरियल रेफर कर रहे हैं यार सिर्फ सोसाइटी के लिए. 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन के लिए आप अगर इतना टाइम दे रहे हो तो वो वर्थ नहीं है. प्रोवाइडेड कि जब तक आपको पता ना हो, अब जब आपने एलपीजी रिफॉर्म पढ़े होंगे तो आप मेजोरिटी पढ़ते हो इकोनॉमी हमारी किस तरीके से चेंज हुई इसके बाद. लेकिन हमारी सोसाइटी भी तो वर्ल्ड के लिए ओपन हुई ना. चाहे हमारी फूड हैबिट्स हो, ओके, वो इन्फ्लुएंस हुई है उससे. चाहे हमारी आपकी इंटरमिंगलिंग हुई हो वर्ल्ड ओवर. ऑलराइट, बी इन टर्म्स ऑफ यू कैन से कि एंटरटेनमेंट. ऑलराइट, ये सब इन्फ्लुएंस हुआ है एलपीजी एरा आने के बाद. लोगों की जो खुद की एथनिसिटी थी, जो खुद की पर्टिकुलर
आइडेंटिटी जो कि पहले आइसोलेटेड फॉर्म में होती थी, ठीक है, वो ओवर द टाइम ओपन हुई है वर्ल्ड ओवर। ओके, तो चाहे हमारी सोसाइटी हो चाहे कुछ हो, आज ये सब जो बातें आती हैं, जैसे एक मूवमेंट चला था विमेन का, मी करके कुछ मूवमेंट, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। ओके, मी करके ऐसा कुछ चला था, ठीक है, तो ये सब कहाँ से इन्फ्लुएंस हो रहा था? ये वर्ल्ड ओवर से तो इन्फ्लुएंस होके आया था। तो चाहे जेंडर इक्वालिटी की बात हो आज, या इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात हो, इक्वल हेल्थ की बात हो, ये सब इन्फ्लुएंस यहीं से हुआ था। लेकिन जब तक आपने इसको अलग अलग हेडिंग में नहीं पढ़ा होगा, सोसाइटी पे क्या इन्फ्लुएंस हुआ, पॉलिटी पॉलिटी में क्या इन्फ्लुएंस हुआ, कल्चर, हमारी कल्चर पे कैसा इन्फ्लुएंस पड़ा इन सब रिफॉर्म्स का, तब तक चीजें नहीं बनेंगी। आप कोचिंग वगैरह के नोट्स आपको जो मिलेंगे मोस्टली इकोनॉमी पे फोकस करके रह जाते हैं। तो ये चीजें आप या तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट देके सीखोगे या किसी और की एक्सपीरियंस सीखोगे, बट जल्दी, जितना जल्दी सीख लोगे उतना बेटर होगा आपकी मेंस के प्रिपरेशन के लिए। बट आप में से अधिकतर अब भी जो 50-50 60 साल के टीचर्स हैं, जो आज भी वही चीजें पढ़ा रहे हैं आपको, पहले की तरह आप उन पे ज्यादा ट्रस्ट करते हो, एंड वही उनके कोचिंग के बनाए हुए नोट्स आप लोग पढ़ते रहते हो, बट खुद से वो एनालिसिस, वो चीज नहीं कर पा रहे हो। सो अगर करनी है तो प्लीज 450 सीरीज को अच्छे से फॉलो करना, ठीक है। आई कैन अश्योर यू वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए अब न्यूज़पेपर शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो आज तारीख है 18 सितंबर, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर ऐसा कुछ काम की न्यूज़ नहीं है, बस यही है कि चाइना यूएसए के रिलेशंस काफ़ी डाउन चल रहे हैं ऑलरेडी। उन पे मैं 4-5 पॉइंट आपको दे चुका हूँ, एग्जांपल्स दे चुका हूँ। ओके, चिप इंडस्ट्री के खासकर। ऑलराइट, उसके बाद फिर ये रिटर्न में टैरिफ लगाते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर। ओके, टैरिफ वॉर, यू यू कैन से काइंड ऑफ टैरिफ वॉर चल रही है इनके बीच में, ठीक है। या टेक्नोलॉजी वॉर भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। यूएस ने मना कर दिया अपने यहाँ की कंपनीज को कि आप वो ये सब एडवांस टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेंगे और आप इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे चाइना में। बट वो कह रहे हैं कि चलिए हम लोग डायलॉग तो ओपन रखेंगे, तो बिल्कुल रखिए, क्योंकि इसलिए हर इशू पे आप 4-4 5-5 पॉइंट रेडी रखिए, यही यूपीएससी आपसे चाहता है। ये मंथली मैगजीन्स, आपकी पता है मंथली मैगजीन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इवन अगर कोई चीज अभी बिल की स्टेज पर भी है ना, तो उसको भी वो उसमें 2 पेज 3 पेज भर के आपको दे देंगे और आप लोग पढ़ने बैठ जाते हो उनको। दैट इज रियल स्टूपिडिटी। जब तक कोई बिल पास होके एक्ट ना बन जाए उसमें अपना टाइम वेस्ट मत करना। ऑलराइट, अगर आप उस विजन मैगजीन को भी करने जाओगे ना, तो उसमें से हार्डली 20 या 30 पेज आपके काम के होते हैं। आप लोग पूरे 100 90 110 जितने भी पेज हैं पढ़ते रहते हो। Don't commit that stupidity. Okay. Anyway, इंडिपेंडेंस डे के स्पीच पर प्रधानमंत्री ने प्रॉमिस किया था कि ओबीसी में हमारे जो भाई लोग हैं, जो लोग जनरली जैसे गोल्ड स्मिथ, ओके, आयरन स्मिथ एंड सो ऑन, इस तरह के, ठीक है, इस तरह की एक्टिविटीज में जो एंगेज हैं, हम उन लोगों को उन लोगों के लिए एक अलग से स्कीम चलाएंगे करीब 15,000 करोड़ रुपए खर्च करके। तो अब फाइनली उसकी डिटेल सामने आएंगी कि विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च की जाएगी फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट इंक्लूडिंग कोलेटरल फ्री लोन्स एंड स्किल ट्रेनिंग। 18 कैटेगरीज के ट्रेडिशंस को दी जाएगी और इसका आउटले रखा गया है 13,000 करोड़ और 5 ईयर तक वैलिड रहेगी अप टू 27-28। ओके, यहाँ पे 18 ट्रेड्स कवर किए जाएंगे इनिशियली। नाम जानना जरूरी नहीं है, बट एक बार रीड कर लेना करना हो तो। बेनिफिशियरीज को पहले तो दिया जाएगा कोलेटरल फ्री क्रेडिट ऑफ अप टू 3 लाख। 3 लाख ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 3 लाख, पहले 1 लाख, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो सेकंड ट्रेंच में आपको 2 लाख और दिए जाएंगे, ठीक है। कोलेटरल फ्री मतलब आपको इसके लिए कुछ गिरवी नहीं रखना है। आपको टूल किट खरीदने के लिए इंसेंटिव दिए जाएंगे 15,000 के। स्किल अपग्रेडिंग पे वर्क किया जाएगा एंड 5 डे की वर्कशॉप भी दी जाएगी उस स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए। और डेली स्टिपेंड दिया जाएगा 500 रुपीज की, यानी कि आप आइए, काम भी सीखिए और पैसे भी ले जाइए। ऑलराइट, दिस इज a scheme under Ministry of Small and Medium Enterprises. ऑलराइट, तो पहले इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा 1 लाख तक का, जो आपको रीपे करना होगा विद इन 18 मंथ्स। और अगर आप रीपेमेंट कर देते हो इस 1 लाख की, यानी कि आप पे ट्रस्ट हो जाएगा सरकार को, तब आप एलिजिबल हो जाओगे फॉर सेकंड ट्रांच ऑफ लोन ऑफ 2 लाख रुपीज एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%। ऑलराइट, सो लिसन दिस केयरफुली। कोलेट्रल है पूरे 3 लाख रुपए, कोलेट्रल फ्री है, ठीक है, कोई कोलेट्रल नहीं रखना है आपको। पहले जो 1 लाख रुपीज हैं वो इंटरेस्ट फ्री होंगे। अगर आपने वो लोन रीपे कर दिया विद इन 18 मंथ्स, तो जो सेकंड ट्रेंच होगी बचे हुए 2 लाख रुपीज की, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। बट इस सेकंड ट्रेंच पे इंटरेस्ट लगेगा 5%। ऑलराइट, फर्स्ट ट्रेंच इंटरेस्ट फ्री, सेकंड ट्रेंच
5% रिस्क। क्लियर? जान लिए 4-5 पॉइंट? काफी है। अब पढ़ने मत बैठ जाना कि किसी कोचिंग की मैगजीन में आ गई तो पढ़ने बैठ गए 2-3 पेज। ओके, वो गलती मत करना। नेक्स्ट, शांति निकेतन, सब जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर का, खुद इंदिरा गांधी जी यहाँ से पढ़ी है। इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाल दिया गया है। ओके, और ये बना है 41st यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। और वेस्ट बंगाल में ये तीसरी है। पहली थी सुंदरबन नेशनल पार्क, सेकंड थी दार्जिलिंग माउंटेन रेलवेज। अब लास्ट ईयर क्या हुआ, दुर्गा पूजा, इसको भी माना गया है बट इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। अब देखिए, टेंजिबल इंटेंजिबल में फर्क क्या होता है। टेंजिबल वो चीज जिनको आप देख सको, जो प्रत्यक्ष हो, यू कैन टच देम, ओके, यू कैन सी देम। ठीक है, जैसे शांति निकेतन, ये बिल्डिंग आप देख सकते हो, टच कर सकते हो। इंटेंजिबल वो होता है जिसको प्रॉपर्ली देख नहीं सकते, लाइक लेकिन वो है, जैसे योग। ठीक है, हम योगा परफॉर्म करते हैं बट हम किसी को दिखा नहीं सकते ना ये रहा योग। ठीक है, वैसे नहीं, ये एक फिलॉसफी है जो आप परफॉर्म कर रहे हो अपने माइंड और बॉडी को कनेक्ट करने के लिए। उसी तरीके से दुर्गा पूजा हम कर रहे हैं, वो फेस्टिवल है। ठीक है, हमारा कुंभ मेला, वो क्या है, फेस्टिवल है। ठीक है, तो दीज आर इंटेंजिबल थिंग्स। इंटेंजिबल का सिंपल लैंग्वेज में समझाएं अगर, मतलब तो समथिंग नॉट इन देयर फिजिकल फॉर्म। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ये सब मत पढ़ना, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में मूव कर रहे हैं सब, ये सब फालतू की चीजें मत पढ़ा करो जो आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। मैंने कल भी आपको रैंक 2 का एग्जाम्पल दिया था, जब उन्होंने कहा था कि वो 3 घंटे वेस्ट करती थी न्यूज़पेपर में, बट आफ्टर डूइंग दिस फॉर 2-3 मंथ्स ये शी रियलाइज कि मुझे न्यूज़पेपर से वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है जो मैं मेंस में अपनी आंसर राइटिंग में यूज कर सकूं। राइट, तो हमने पीछे जो देखा आपका विश्वकर्मा स्कीम, ठीक है, उसको आप यूज कर सकते हो। आप चाहे उसको एमएसएमई में यूज कर लीजिए। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई के अंडर में आ रहा है। ऑलराइट, या आप उसको एम्पावरमेंट पे यूज कर सकते हो कि हम अपने वीकर सेक्शन की एम्पावरमेंट के लिए वर्क कर रहे हैं, कहीं भी यूज कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ एग्जाम को दिमाग में रखते हुए न्यूज़पेपर पढ़ा करो, नॉट लाइक ओल्ड पीपल। हम्म, यहाँ पे तेलंगाना में इलेक्शंस हैं तो यहाँ पे 6 गारंटीज दी है इन्होंने। गारंटी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ। देखिए, आजकल कई स्टेट्स में इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश, जहाँ पर खुद बीजेपी गवर्नमेंट है, वहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है ₹2500 पर मंथ। तो आप कह सकते हो एक तरह का वेलफेयरिस्ट ही अप्रोच है ये। ठीक है, मतलब अब आप इसको इकोनॉमी में कनेक्ट कीजिए कि पब्लिक के हाथ में मनी जा रहा है, राइट, पब्लिक इस मनी को कहीं ना कहीं तो स्पेंड करेगी। सो अल्टीमेटली क्या होगा, मार्केट में डिमांड जनरेट होगी। ठीक है, अब मार्केट में डिमांड जनरेट होगी तो कंपनीज क्या करेंगी, अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगी। राइट, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, और लेबर और एम्प्लॉयर्स हायर करने पड़ेंगे, तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो कम होगी। राइट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो कंपनी को भी प्रॉफिट होगा, लोगों की भी इनकम होगी। यानी कि दोनों, कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स, ये दोनों बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली हमारी गवर्नमेंट के रेवेन्यूज बढ़ेंगे। राइट, तो आप इसको उस वे में कनेक्ट कीजिए कि अगर पब्लिक के हाथ में पैसा दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं हम अपनी मार्केट में डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। गवर्नमेंट के बाद टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू इंक्लूडिंग नॉन टैक्स में आ जाएगा आपका जीएसटी। ठीक है, तो ये सब बढ़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट इज एलपीजी सिलेंडर विल बी प्रोवाइडेड एट ₹500 टू एलिजिबल बेनिफिशरीज। ठीक है, राजस्थान सरकार भी प्रोवाइड कर रही है, ये लोग भी कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप इसको जोड़ सकते हैं विमेन एम्पावरमेंट से। राइट, क्योंकि अगर ये नहीं देंगे और ये हद से ज्यादा महंगा होगा तो वुमेन्स क्या करेंगे, स्पेशली विलेजेस वगैरह में, वो वापस से उधर ही बायोमास पे चली जाएंगी। ठीक है, लकड़ियां यूज करेंगी, कंडे यूज करेंगे, कंडे मीन्स काउ डंग। राइट, तो ठीक है, यहाँ पे भी ये जो रियायत दी जा रही है ये ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे स्टेट का गोल भी क्या है, एक वेलफेयर स्टेट भी बनाना है हमें। ठीक है, हर चीज हम मार्केट पे नहीं छोड़ सकते। women will be allowed free travel in bus, अगेंस्ट एग्जाम्पल ऑफ women empowerment। ठीक है, क्योंकि अगर जैसे कोई साफ सफाई की जो काम करती हैं, जिन्हें हम बाई कहते हैं, ओके, अगर वो दिन के 100-200 रुपए कमा रही है तो उसमें से इट्स नॉट वर्थ कि उसको वो 40 रुपए भी अगर आना जाना लग रहा है तो उसके लिए बड़ी बात होती है। तो वो फ्री ट्रैवल देना भी women को ठीक है, टू सम एक्सटेंट। ओके, 15,000 पर एकड़ टू एवरी फार्मर एवरी सीजन। तो इससे रिलेटेड दो स्कीम आपको कोट करनी चाहिए अपने आंसर में। एक है रायतू बंधु स्कीम इन तेलंगाना, अनदर वन इज कालिया,
कालिया स्कीम इन उड़ीसा। ठीक है, ये फार्मर को डायरेक्ट सपोर्ट देते हैं ऑन पर एकड़ बेसिस, यानी कि सीधे सीधे से क्या हो रहा है कि फार्मर को उसके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए अच्छी खासी इनपुट कॉस्ट मिल रही है। ऑलराइट, तो इससे इसे आप रिलेट कर सकते हो कि इससे सुसाइड के इंसिडेंट्स कम होंगे। फार्मर सुसाइड एक बहुत बड़ा इशू रहा है हमारे यहाँ, ठीक है, स्पेशली इन महाराष्ट्र। इनपुट कॉस्ट मिल रही है उसको। ऑलराइट, तो उसके बाद क्या होगा कि इससे ये अपने जो भी इनपुट लगते हैं जैसे सीड्स, फर्टिलाइजर, ऑलराइट एटसेट्रा, ये सब, तो कहीं न कहीं उसको बैंक से अननेसेसरी लोन नहीं लेना पड़ेगा इस वजह से, ठीक है? तो वो जो इंटरेस्ट में भी उसकी कुछ इनकम चली जाती थी इंटरेस्ट पे करने में, उस पे नहीं जाएगा, ठीक है? और अगर उसको लोन लेना ही है तो फिर वो क्या करेगा, अच्छी चीज़ के लिए लेगा, जैसे मशीनरी के लिए, ट्रैक्टर वगैरह खरीदने हैं उसके लिए, राइट? तो अल्टीमेटली हम वो ऑब्जेक्टिव भी मीट कर पाएंगे कि हमें करना है अपने एग्रीकल्चर का मैकेनाइजेशन, राइट? तो रायतू बंधु स्कीम एंड कालिया स्कीम, रिमेंबर दैट। Next is 12,000 each to every tenant farmer and farm laborer। देखिए, अधिकतर क्या है हमारे यहाँ पर कि आप हैं, हम लोग हैं, मतलब कई हैं ऐसे जो अब स्टडी कर रहे हैं, सर्विसेज में हैं, या जिनके अच्छे खासे बिजनेस भी हैं, बट उनके पास भी एग्रीकल्चर लैंड होते ही है बैक इन देयर विलेजेस, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, इसको टेनेंट फार्मर्स को दे देते हैं, जिसे हम हिंदी में बटई भी कहते हैं, कि 50% वो रख लेगा, 50% आप रख लेंगे, ठीक है? बटाई, यू आर द ओनर बट एक्चुअल कल्टीवेटर का काम वो कर रहा है, ठीक है? तो जनरली क्या होता है, ये जो 15,000 रायतू बंधु में दिए जाते थे, ये जनरली किसको मिलते हैं, जिसके नाम पर जमीन है, ठीक है, जबकि वो तो एग्रीकल्चर कर नहीं रहा है, ऑलराइट? तो उसी के लिए टेनेंट थोड़ा सा लॉस पे जाता था कि मेहनत सारी मैं कर रहा हूँ, ठीक है, वो इनपुट कॉस्ट जो भी लगती थी वो तो एग्रीकल्चर ओनर देगा ही टेनेंट को, कुछ जगहों पे नहीं भी देते हैं बट, ओके। लेकिन टेनेंट फार्मर्स को इस स्कीम का बेनिफिट मिल नहीं पा रहा था। तो यहाँ पे जो नया प्रॉमिस किया गया है, 12,000 ईच टू एवरी टेनेंट फार्मर एंड फार्म लेबर, वो अच्छी चीज है। नेक्स्ट इज ₹10 लाख मेडिकल इंश्योरेंस टू ऑल, ठीक है? और आपको पता है कि उसमें उसमें हम लोग कितना देते हैं, 5 लाख देते हैं कि आयुष्मान भारत में, राइट? तो उसको थोड़ा सा डबल करने की बात की गई है। और आयुष्मान भारत में जो लूप होल्स आए थे, सीएजी की रिपोर्ट वगैरह, वो तो मैंने आपको करवाई दिए थे, राइट? एक एक लूप होल तो था कि ओवर लैक ऑफ नंबर्स, ओके, ऑलमोस्ट 7 लाख समथिंग अकाउंट्स जो थे आयुष्मान भारत के, दे आर लिंक टू सेम मोबाइल नंबर, वन मोबाइल नंबर, ओके। तो एक तो ये फ्रॉड वाला केस था। दूसरा कि कई जगहों पर डेथ हो चुकी थी, फिर भी लोग उस कार्ड के नाम पर इंश्योरेंस ले रहे थे, राइट? और तीसरा कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, ये लोग लोगों को अवेयर करने की बजाय कि ये स्कीम है, इसमें ऐसे होता है, ये लोग उसको उल्टा उन लोगों को मिसगाइड करके उनसे कैश में भी अमाउंट ले रहे थे, ऑलराइट? तो ये 3 शॉर्टकमिंग्स थी आयुष्मान भारत की। इसी तरीके न्यूज़पेपर में रिकॉल करते रहा करो जो आपने पिछले कुछ दिनों में पढ़ा है या पिछले कुछ हफ्तों में आया है, ठीक है? हमेशा ऐसा नहीं कि हर चीज़ लिख के ही याद की जाएगी। आप जितना ज़्यादा अपने दिमाग में रखेंगे उतना ज़्यादा आप वहाँ पेपर टाइमली कर पाएंगे। कि आप में से अधिकतर कहते हैं कि ये पेपर क्वेश्चन देख के मेरे दिमाग में पॉइंट्स नहीं आ रहे थे तो मैं पेपर टाइमली कर नहीं पाऊंगा, ठीक है? देखिए, पेपर टाइमली करने के लिए ज़रूरी है कि पहले आपके दिमाग में कंटेंट हो। कंटेंट होने का मतलब ये नहीं कि बस इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, वो इन्फॉर्मेशन वेल प्रोसेस्ड हो आपके दिमाग में, ओके? और वो आएगी बार बार रिविजन करने से एंड मेंस स्टॉर्मिंग करने से, ऑलराइट? और यही करवाता हूँ मैं आपको 450 प्लस प्रोग्राम में। लेकिन आप में से बहुत कम लोग उस चीज़ को देखते हैं, ओके? क्योंकि देखिए, मैं उस प्रोग्राम में जब भी कोई टॉपिक कराता हूँ, मैं कोई नए पॉइंट्स नहीं रखता इधर उधर से जो आपको रॉट लर्निंग करनी पड़े। मैं वही पॉइंट्स रखता हूँ जो आप न्यूज़पेपर में पिछले 8-10 दिन से पढ़ रहे होगे। बट उसको मैं तो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन किस तरीके से वहां पे प्रेजेंट करनी है, अगर उस पर क्वेश्चन आता है, वो सिखाता हूँ, ठीक है? बट आप में से कुछ लोगों को लगता है कि ये सब तो वही पॉइंट्स है जो न्यूज़पेपर पढ़ा है, तो हम टाइम क्यों दें? वो टाइम आप लेक्चर वॉच करने के पर्पज से मत देखिए, वो उस वे में देखिए कि आप रिकॉल कर पा रहे हैं, चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे हो वहाँ पे प्रेजेंटेबल फॉर्म में, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन मैं अब भी कह रहा हूँ कि जब ये बिल पास हो जाएगा तब इस पे बात कर लेना। लेकिन आज भी एक स्टूडेंट का मैसेज आया, वो इस बिल को लेके डाउट पूछ रहा था। तो बिल, जब तक वो बिल है तब तक मत टाइम वेस्ट करो यार, लेकिन तुम लोग मानते नहीं हो। एनीवे, चलिए, अगर है ही तो जान भी लो, आप लोग को शांति नहीं मिलती जाने बिना। एक होती है सर्च कमेटी, एक रहेगी सिलेक्ट कमेटी, ठीक है? अभी क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर पिक कर लेते हैं, ठीक है? उनके पास सिर्फ नाम आ जाते हैं कुछ 5 लोगों के, एक पैनल होता है वो सजेस्ट कर देता है कुछ नाम, ठीक है? उसमें प्राइम मिनिस्टर अकेले एक पिक कर लेते हैं और अपॉइंट कर देते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को, ठीक है? द सोलली प्राइम मिनिस्टर के सब कुछ हाथ में है, इसलिए इन पे एलिगेशन लगते रहते हैं कि दे आर बायस्ड, ओके? एग्जाम्पल,
कोरोना सेकेंड वेव के टाइम जब तक प्राइम मिनिस्टर की सारी रैलियां खत्म नहीं हो गई थी तब तक इलेक्शन कमीशन ने बैन नहीं लगाया था ऑन कैंपेनिंग। ओके, तब ये डाउट्स उठे थे इलेक्शन कमीशन पे। फिर इसी बायसनेस को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि प्राइम मिनिस्टर अकेले अपॉइंट नहीं करेंगे, उस एक कॉलेजियम बनाइए, प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और उसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। बट साथ में ये भी कहा कि ये अरेंजमेंट तब तक काम करेगी जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बना देता इस पे। क्लियर? नाउ सी, पार्लियामेंट ने अब इसके अगेंस्ट फिर लॉ बनाना शुरू किया। अब उस लॉ में उसने प्रोविजन क्या डाले कि पहले तो एक सर्च कमेटी बनाई जाएगी हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है, और साथ में 2 सेक्रेटरी और होंगे। ये बनाएंगे, ये सजेस्ट करेंगे 5 नाम का पैनल, ऑलराइट, 5 नेम्स। ओके, फिर ये 5 नेम्स भेजे जाएंगे सिलेक्ट कमेटी को। सिलेक्ट कमेटी में होंगे प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और कैबिनेट मिनिस्टर। इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिप्लेस कर दिया कैबिनेट मिनिस्टर से। तब आप समझ सकते हो, और डिसीजन किस हिसाब से होगा, मेजोरिटी वोटिंग से। तो अगर लीडर ऑफ अपोजिशन अगेंस्ट में भी जाता है कि नहीं इस नाम पे मैं एग्री नहीं करता हूं, तो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर तो वही करेगा जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा होगा, राइट। तो कैबिनेट मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर, इन 2:1 वोटिंग से उस आदमी का अपॉइंटमेंट हो जाएगा जिसका प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं। तो अब भी सिचुएशन जैसी की तैसी ही रहेगी, इस बिल के आने के बाद भी कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का मोटिव था। क्योंकि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ होते तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता था कि वो प्राइम मिनिस्टर से इतना इन्फ्लुएंस नहीं होते जितना कि कैबिनेट मिनिस्टर होगा इन्फ्लुएंस। क्लियर? एंड वन ऑफ द वर्स्ट फीचर आई वुड से कि इन ये 5 नाम सजेस्ट कर रहे हैं, वो ठीक है, सारी रिसर्च करने के बाद, सर्च करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, इसके बाद भी ये प्रोविजन रखा गया है कि अगर ये सिलेक्ट कमेटी चाहे तो कोई अलग से नाम भी अपने आप से इंक्लूड कर सकती है उन 5 नाम के अलावा। तो फिर वो सर्च कमेटी का तो पूरा पर्पस ही बेकार हो गया। ठीक है, अब इन 5 नाम के अलावा भी बाहर से कोई दूसरा नाम यूज कर सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो, उसको अपॉइंट कर सकते हो, तो फिर उसका तो पर्पस ही डिफीट हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल। एक जो ज्यादा इशू है वो ये है कि इनका जो स्टेटस होता है, टर्म्स ऑफ कंडीशन हो, सैलरी हो, जो भी हो, ठीक है, ये सब पहले होती थी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर। ठीक है, स्टेटस की बात हो रही है सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये डाउनग्रेड कर दी जाएगी, अब सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर नहीं बल्कि कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर होगी। ठीक है, अब देखिए बात ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या इलेक्शन कमिश्नर हो, ये दे आर बुलवाक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, दे आर कंसिडर्ड टू बी इंडिपेंडेंट। ऑलराइट, और सुप्रीम कोर्ट जज को भी यही माना जाता है कि दीज पीपल आर इंडिपेंडेंट। ऑलराइट, बट जब इनका स्टेटस कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर कर दिया जाए, कैबिनेट सेक्रेटरी इज अ पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, राइट, गवर्नमेंट के अंडर में रहने वाला आदमी, तो ये सही नहीं कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है, बस इतनी सी बात है। ये ऑब्जेक्शन है, एक ये जो आउटसाइड से आप मेंबर ला सकते हो, ये ऑब्जेक्शन है। ठीक है, और तीसरा ऑब्जेक्शन ये जो कैबिनेट मिनिस्टर को जगह दी है, ये ऑब्जेक्शन है। ठीक है, सिर्फ 3 ऑब्जेक्शन है इस बिल को लेके। अब आप चाहे इसमें अपना घंटे भर बर्बाद करते रहो विजन से पढ़ के, या कुछ भी करो। ठीक है, वो आपकी मर्जी। एक ये कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर स्टेटस कर रहे हो, दिस इज ऑब्जेक्शन। तीसरा, आपने कैबिनेट मिनिस्टर को जगह दी है ना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, ये दूसरा ऑब्जेक्शन। तीसरा, ये जो मेंबर आप आउटसाइड से भी लाने का प्रोविजन रख रहे हो, ये एक अलग ऑब्जेक्शन है। ठीक है, 3 ऑब्जेक्शन है, ये सारे फीचर्स हैं। ये सर्च कमेटी होगी, सिलेक्ट कमेटी होगी, इसके ये मेंबर होंगे, ये हेड होंगे, इसके ये मेंबर होंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दिया था तो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड किया था, जिसको रिप्लेस किया जा रहा है। और सारी बात यहाँ पे इनके स्टेटस के लेके आ जाती है कि आप डाउनग्रेड क्यों कर रहे हो। ठीक है, इतनी सी बात है इस बिल में। अब चाहे आप उसमें 2 घंटे बर्बाद करो या 2.5 घंटे, अगर आप स्मार्टली प्रिपेयर नहीं करोगे तो आप बहुत ज्यादा टाइम खराब करोगे अपना। चलिए छोड़िए, ये बात तो हो गई, आई एम डन विद दिस पार्ट। ओके, वो मैंने समझा दिया क्योंकि सुबह एक स्टूडेंट ने आप में से मैसेज करके पूछा था, तो आप लोग को फिर ये लगेगा कि मैं शायद मुझे नहीं पता इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं अवॉइड इसलिए कर रहा हूँ कि इसको एक्ट बन जाने दो पहले, तब हम डिस्कस करेंगे। बिल को क्या डिस्कस करना, जब यूपीएससी नहीं पूछता है तो देख लो पुराने ईयर के पेपर उठा के, बिल नहीं पूछता है वो। ज्यादा से ज्यादा किसी कमेटी के रिकमेंडेशन पूछ सकता है बस वो आपसे। ठीक है, भले ही वो रिकमेंडेशन अभी इंप्लीमेंट ना हुए हों, लेकिन वो आपसे प्रॉपर बिल पूछेगा, दैट्स नियरली इम्पॉसिबल। You keep on wasting your time if you want like that, but I won't suggest that. Okay, चलिए, भटनागर प्राइज दिए गए हैं अभी।
ठीक है। लास्ट ईयर तो दिए ही नहीं गए थे, इस साल भी देने का कोई प्लान दिख नहीं रहा था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही इंडियन एक्सप्रेस में इसका क्रिटिसिज्म हुआ था, तो शायद क्रिटिसिज्म से बचने के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिए फाइनली। तो पहले तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जान लेते हैं इसको है क्या ये चीज। तो ये अवार्ड इंस्टीट्यूट किए गए थे 1958 में, ऑलराइट, बाय CSIR। हर साल करीब 12 साइंटिस्ट को दिया जाता है अंडर एज ऑफ 45 ईयर्स। ठीक है, हर साल 12 साइंटिस्ट अंडर एज ऑफ 45 ईयर्स, 7 डोमेन्स में दिया जाता है। इनके भी नाम याद रखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यहाँ तक तो ठीक है, और उसके साथ मैथमेटिक्स 11th क्लास में हम लोग चूज करते ही हैं। दो सबसे बड़े प्रोफेशन, मेडिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, और उसके अलावा एटमॉस्फेरिक, रिमेंबर दिस, एटमॉस्फेरिक। अगर प्रीलिम्स में घुमा फिरा के दे दिया तो यू विल कंफ्यूज विद दिस। नाउ अब देखिए हुआ क्या है कि जो जो अभी लेटेस्ट लिस्ट दी है इन्होंने विनर्स की, ठीक है, और पिछले साल भी जो दी थी, उसमें CSIR could not found a single women scientist. This is the issue. ठीक है, हमने देखा चंद्रयान 3 पे आगे काफी सारी women ने काम किया, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हीं को अवार्ड दो। दूसरा हमने देखा था मॉम मिशन पे भी 4 women वर इन्वॉल्व देयर, राइट। ओके, तो ऐसा नहीं है, women's were making mark in the field of STEAM, जिसे हम STEAM फील्ड कहते हैं, ठीक है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ठीक है, तो विमेन आर मेकिंग देयर मार्क। बट कहीं ना कहीं इन अवार्ड्स का सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा है, या उनमें जो लोग बैठते हैं सिलेक्ट करने के लिए, उनका माइंडसेट ऐसा है कि विमेन बहुत रेयरली कभी ऐसे अवार्ड पाती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जांपल, पिछले साल और इस साल के मिलाकर 23 विनर्स आए हैं टोटल, ठीक है, एंड ऑल 23 आर मैन। एंड इवन आज तक जितने दिए गए, कब से इंस्टीट्यूट हुआ था, 1958 से, तब से लेके आज तक ओनली 19 आउट ऑफ ऑलमोस्ट 600 अवॉर्डी ऑफ भटनागर प्राइज गॉन टू विमेन साइंटिस्ट। जस्ट 19 आउट ऑफ 600। ओके, बहुत कम है। और जबकि अगर हम साइंटिस्ट की वर्कफोर्स देखें तो अराउंड 14% ऑफ इंडियन विमेन साइंटिस्ट आर देयर। ठीक है, 19 अवार्ड आउट ऑफ 1600, ये तो बहुत ही कम हो जाता है, राइट, जस्ट 3%, जबकि उनका पार्टिसिपेशन तो वर्कफोर्स में 14% है। और सेम इज द केस विद नोबेल प्राइज, वहां भी सिचुएशन पैथेटिक है। जेंडर रेशियो की बात करें तो ओनली 24 ऑफ द 343 साइंस प्राइजेस हैव गॉन टू वुमेन। ओके, साइंस प्राइज की बात कर रहा हूँ, लिटरेचर वाला हटा दो, नोबेल। ओके, साइंस में जो लिटरेचर में साइंस में जो अवार्ड दिए जाते हैं नोबेल के, उसमें सिर्फ 24 वुमेन को मिला है आज तक आउट ऑफ 343। ओके, हाउएवर सिंस 2000 अक्रॉस ऑल कैटेगरी की बात करें, ओके, इंक्लूडिंग लिटरेचर, तो 31 ऑफ द 61 प्राइजेस आर गिवन टू वेमेन। तो कहीं ना कहीं अगर सबकी बात करें 2000 से आगे के, ओके, सिंस 2000, तो ऑलमोस्ट 50% अवार्ड वेमेन को गए हैं, तो वहां सिचुएशन फिर भी ठीक है। बट साइंस के अवार्ड्स की बात करेंगे तो सिचुएशन थोड़ी प्रॉब्लम है। तो मेन फॉल्ट है इनके सिलेक्शन प्रोसेस में, जो कि कंप्लीटली ओपेक है। ठीक है, अब भटनागर प्राइज का एग्जांपल देखें तो यहाँ पर आपको नॉमिनेट किया जा सकता है बाय द वाइस चांसलर, या फिर डायरेक्टर, या प्रेसिडेंट ऑफ द एकेडमीज, डीन, member of the governing body of CSIR, as well as former winner. Alright, and all of these are predominantly men. तो ये सबसे पहला इशू तो नॉमिनेशन प्रोसेस में आ जाता है। तब यहाँ पे आप सजेस्ट कर सकते हो कि जैसे पद्मा अवार्ड के लिए सेल्फ नॉमिनेशन अलाउ है, ठीक है, वहां आप सेल्फ नॉमिनेट कर सकते हैं और फिर आप दिखा सकते हो कि मेरी अचीवमेंट्स क्या है। उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी सेल्फ नॉमिनेशन अलाउ करना चाहिए। दिस इज वन थिंग, राइट, दिस कैन बी योर सजेशन कि आप सेल्फ नॉमिनेट कर लो और उसके बाद आप अपनी अचीवमेंट वहां दिखा सकते हो कमेटी के सामने जो सिलेक्ट कर रही है कि आप मेरी अचीवमेंट देखिए, अगर आपको फिर भी वर्थ नहीं लगता है। नेक्स्ट, द कॉम्पोजिशन ऑफ एडवाइजरी कमेटी बीन wrapped इन सीक्रेसी, इट इज इम्यून टू पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। ओके, और अब जरा एक बार दूसरा वर्ड जो इन्फोसिस देता है, इन्फोसिस साइंस प्राइज, वो देखिए, विच लिस्ट एंड इवन सेलिब्रेट इट्स ज्यूरी चेयर्स ऑन इट्स वेबसाइट। ठीक है, तो भटनागर प्राइज तो बताता भी नहीं है कि उसकी ज्यूरी कौन कौन सी बैठी हुई है। ठीक है, ये अपनी वेबसाइट पे डिटेल भी नहीं डालता कि किस बेसिस पर किसको अवार्ड दिया गया है। ऑलराइट, तो उसको इन्फोसिस साइंस प्राइज से ये चीज सीखने की जरूरत है। ओपेकनेस नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सिलेक्शन में। As the largest research and development organization in India, employing over 4,000 scientists, CSIR cannot afford to be agnostic to the issue of women's underrepresentation in science. 20% of its scientific staff were women, and disclosed that share of funding received by women was not commensurate with this. और CSIR के कंटेक्स्ट में ही कि उसका 20% स्टाफ विमेन है, बट फंडिंग
उस उतनी नहीं मिलती कि टोटल फंडिंग आई तो उसमें 20% वुमेन साइंटिस्ट दी जाए, नहीं देते हैं। फेलियर टू, और जब आप फंडिंग ही बराबर नहीं दोगे तो उनका रिसर्च आउटपुट उतना अच्छा आएगा कैसे, राइट। फेलियर टू पब्लिश एनी पब्लिक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट टू एड्रेस द इशू, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देता है CSIR की हम इस इशू को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। एजिज्म, कास्टिज्म, sexism and hegemony of old boys club need to be questioned if we want to achieve any form of inclusivity in the Indian science community. ऑलराइट, तो और इसके लिए हाँ एक और चीज़ याद रखिएगा कि गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था, वुमेन इन स्टेम, ये करके एक स्कीम भी लॉन्च की है जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि विमेन का पार्टिसिपेशन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल इसमें बढ़ाया जा सके। ओके, यहाँ पे वही सब बातें हैं इन्फ्लेशन वाली, काफ़ी टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं, बट चलिए दिखा देते हैं फटाफट। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा है कि इस बार रिकॉर्ड हार्वेस्ट हुआ है 112 मिलियन टन्स का वीट। ओके, और गवर्नमेंट एजेंसी से अब तक की सबसे कम खरीदारी की, गवर्नमेंट एजेंसी ने सबसे कम खरीदा है, दैट इज जस्ट 26। तो अब जरा सोचिए कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है, प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हुआ है अब तक का, ठीक है, और जबकि गवर्नमेंट की जो परचेज हुई है वो सबसे कम हुई है आज तक की, ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे में तो फिर मार्केट में सप्लाई तो ज्यादा होगा ना, गया कहाँ होगा प्रोडक्शन होकर, जाएगा कहाँ, मार्केट में, राइट। तो मार्केट में सप्लाई ज्यादा होगा तो प्राइसेस तो कम हो जाने चाहिए, होने चाहिए ना, लेकिन नहीं हुआ है। तो ये क्यों हो रहा है? तो राइटर को लगता है कि गवर्नमेंट झूठ बोल रही है, रिकॉर्ड प्रोडक्शन वाली बात पे गवर्नमेंट झूठ बोल रही है। ऑलराइट, देखते हैं कैसे। गवर्नमेंट ने प्रोक्योर किया है सिर्फ 26 मिलियन टन, जबकि उसका ऑल टाइम हाई प्रोक्योरमेंट है 43 मिलियन टन का। ओके, तो उसकी कंपैरेटिवली तो काफी कम किया है इन्होंने। तो प्रोक्योरमेंट कम है, प्रोडक्शन ज्यादा है, तो दिस शुड हैव ट्रांसलेटेड इनटू हायर ओपन मार्केट सप्लाईज एक्सर्टिंग डाउनवर्ड प्रेशर ऑन प्राइसेस, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोडक्शन हमारा अच्छा हुआ है, अगर जैसा गवर्नमेंट क्लेम कर रही है, तो फिर आपने स्टॉक लिमिट क्यों लगाई है वीट पर, ठीक है। आपने होलसेल ट्रेडर्स को, बिग चेन रिटेलर्स को परमिशन डिनाई कर दी कि आप 3,000 टन से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते अपने पास, मतलब रोकने के लिए कि होर्डिंग वगैरह ना हो, ताकि मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएंगे, ठीक है, और इलेक्शन ईयर है। तो अगर रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है तो फिर आपको ये स्टॉक लिमिट लगाने की जरूरत ही नहीं थी, राइट। एंड लास्ट वीक इन्होंने इस लिमिट को और कम करके कर दिया 2,000 टन, यानी कि कहीं ना कहीं शॉर्टेज है मार्केट में, तभी तो आप ये स्टेप ले रहे हो। ये सो गवर्नमेंट आउटपुट डेटा प्रोबेबली नॉट स्क्वेयरिंग विद द गवर्नमेंट रियलिटी। ओके, और इससे भी ज्यादा ग्रेटर कंसर्न है गवर्नमेंट का पॉलिसी और उसका अप्रोच। जैसे एक्सपोर्ट बैन कर दिया आपने वीट का, नॉन बासमती राइस का, शुगर एंड ओनियन का, इवन एज तुर एंड उड़द पल्सेज हैव बीन ब्रॉट अंडर स्टॉक लिमिट। उसके अलावा इतना काफी नहीं था तो आपने एक्सपोर्ट पे भी एक तरह का वर्चुअल बैन लगा दिया कि $1,200 पर टन से कम का एक्सपोर्ट अलाउ नहीं है। ओके, एंड इम्पोज दिस वाज इम्पोज ऑन बासमती राइस, जो कि मासिस का है ही नहीं, मतलब मासिस नहीं खरीदते इसको, ये कोई गरीबी में बांटने वाला राइस है ही नहीं। ओके, हार्डली कंज्यूम्ड बाय लो इनकम हाउस होल्ड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुल मिला के गवर्नमेंट जो डेटा दे रही है कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है वीट का, वो फ्रॉड है। नाउ ए टाइम फॉर साउथ साउथ लर्निंग। तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि हम इंडिया अफ्रीका आपस में क्या सीख सकते हैं, ऑलराइट। तो देखिए पहले तो कुछ बातें एकदम बेसिक से सोचिए, हमेशा सामने जो चीज है उसको पढ़ने पे ध्यान मत दीजिए, कुछ खुद से भी सोचिए। अफ्रीका इंडिया की कॉमन प्रॉब्लम क्या है? क्लाइमेट चेंज तो एक इशू है, ठीक है, क्योंकि आपको याद है हमारे यहाँ पंजाब में क्या आई थी, हीट वेव, ठीक है, उससे हमारा लास्ट ईयर वीट प्रोडक्शन कम हो गया था, ठीक है। और क्या आया था, हमारे पास इस बार फ्लड्स आए थे, तो भी हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे असर पड़ा। सेम प्रॉब्लम इनके यहाँ भी है, इनके यहाँ भी हीट वेव वगैरह आती रहती है, ठीक है, कभी फ्लड्स आ जाते हैं, कभी ड्रॉट आ जाता है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, दोनों ही कंट्रीज में कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या आप कह लीजिए ईल्ड सफर कर रही है, राइट। तो दोनों की प्रॉब्लम सेम है यहाँ पे तो। सिमिलरली पावर्टी अभी भी दोनों कंट्रीज में है, एंड नॉट जस्ट पावर्टी, इस पावर्टी के अंडर में सबसे बड़ा इशू और चैलेंज दोनों कंट्रीज के लिए है मेल न्यूट्रिशन। हमारे यहाँ भी है, उनके यहाँ भी है,
ठीक है। और मेल न्यूट्रिशन दोनों में, चिल्ड्रंस में भी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली विमेन में भी, राइट। तब देखिए, आपको पता है कि अगर एक एजुकेटेड विमेन है, एजुकेटेड मदर, तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा कॉन्शियस होगी अपनी हेल्थ को लेके भी और बच्चों की हेल्थ को लेके भी, राइट। और उसके अदर बेनिफिट क्या होते हैं, एन एजुकेटेड मदर स्पेशली अगर वो हायर एजुकेशन तक गई है, डिले मैरिज, ओके, ये एक बेनिफिट होता है। दूसरा, लेस नंबर ऑफ चिल्ड्रन, राइट, एंड बेटर हेल्थ केयर, ठीक है, वो बेटर अवेयर होती है अपनी हेल्थ के लिए, ठीक है। और जब ये वो खुद का इतना ध्यान रखेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके बच्चे भी जो होंगे वो भी हेल्थी ही होंगे, राइट। तो प्रॉब्लम सेम है तो सोल्यूशन भी दोनों कंट्रीज में सेम ही होंगे। बट सबसे पहले हम दोनों को साथ में मिलकर जो एड्रेस करने की जरूरत है वो है सॉरी फूड सिक्योरिटी, क्योंकि इन सब, ये सब ऊपर जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए ये सब कब हम कर सकते हैं, जब फूड सिक्योरिटी होगी। तो अब इंडिया ने तो काफी सरप्लस प्रोडक्शन कर रखा है फूड में, लेकिन अभी जो मैंने आपको पिछले आर्टिकल में स्टेप दिखाए, कहीं पे बैन लगा रखा है आपने, कहीं पे रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है, ठीक है। तो पहले तो इस चीज को खत्म करना जरूरी है। देयर शुड बी फ्री फ्लो ऑफ एग्रीकल्चर ट्रेड, ऑलराइट। क्योंकि इन अफ्रीकन कंट्रीज के यहाँ पर बहुत गरीबी है, बहुत मेल न्यूट्रिशन, उतना अच्छा फूड नहीं होता उनके पास अवेलेबल, परचेजिंग पावर भी कम है, ऊपर से अगर आप इस तरह से कंडीशन लगाते रहोगे, ठीक है, बैन की या एक लिमिटेड एक्सपोर्ट प्राइस की, तो उनके लिए अफोर्डेबिलिटी नहीं हो पाती है, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ अफ्रीकन यूनियन को आपने ऐड करा दिया और आपकी गुडविल क्रिएट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर आप इस तरीके से फूड प्रोडक्ट्स पे बैन लगाते रहोगे, उनके यहाँ स्कैसिटी क्रिएट होगी, तो वो सारी गुडविल दफा हो जाएगी, राइट। तो वही कह रहा है कि हम लोग अफ्रीका इंडिया साथ में क्या कोऑपरेट कर सकते हैं, वो होगा रियल साउथ साउथ कोऑपरेशन, ठीक है। बाकी आप ब्राजील के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ, इंडोनेशिया के साथ आप कुछ भी बोलते रहिए, उससे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट ये जो अफ्रीकन पुअर कंट्रीज है ना, इनके साथ हम जो करेंगे वो ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। India's master stroke with inclusion of African Union in G20 acknowledged the significance and potential of Africa as a vital partner in global development and stability। अब देखिए, ये सीधा सीधा उसने आपको एक शानदार इंट्रोडक्शन बना के दे दिया है, इसको एज इट इज लिख लीजिए अगर बात इंडिया अफ्रीका के आपस की कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए। अब जो नया G21 बना है उसमें 84% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, एंड इस 84 में से अकेले इंडिया एंड अफ्रीका 36% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें कॉपरेशन बढ़ाने के लिए क्या जरूरत है, हमें फोकस करना है दोनों को फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पे, ठीक है। और जब इस हेडिंग के अंडर हम देखें तो हमें 4-5 स्टेप लेने की जरूरत है। पहला, इंटरनेशनल बॉर्डर्स को ओपन रखेंगे एग्रीकल्चर ट्रेड के लिए। हमने पिछले 3 साल में एक्सपोर्ट किया है 85 मिलियन टन ऑफ सीरियल्स टू द वर्ल्ड, सो हम अच्छे खासे कंट्रीब्यूटर हैं ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में, ओके। बट रिसेंटली हमने जो रिस्ट्रिक्शन लगाए वीट एंड राइस पर, इट विल नॉट गो वेरी वेल इन G21 कंट्रीज एंड स्पेशली विद द अफ्रीकन कंट्रीज। सेकेंड, जो डेवलप कंट्रीज हैं उनको अपनी कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए ऑफ प्रोवाइडिंग $100 बिलियन फॉर द लॉस एंड डैमेज कॉज बाय क्लाइमेट चेंज, ओके। हमें क्लाइमेट चेंज की वजह से सीधे सीधे आपकी एग्रीकल्चर पे और आपकी फूड सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हम लोग जनरली कार्बन कार्बन देखते रहते हैं, बट इसका असर हमें अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में दिखता है जो सीधे सीधे फूड सिक्योरिटी को अटैक करता है, ऑलराइट। तो नाउ इट्स द टाइम दैट दीज डेवलप कंट्रीज शुड फुलफिल देयर प्रॉमिस ऑफ प्रोवाइडिंग $100 बिलियन फॉर लॉस एंड डैमेज। इसके अलावा सिर्फ $100 बिलियन से नहीं होगा, आपको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक कुड प्ले कैटालिटिक रोल इन मोबिलाइजिंग फंड्स इवन फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू एड्रेस द ग्लोबल चैलेंजेस ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन, ensuring food and nutritional security and combating climate change. There is requirement of additional investment of $3 trillion will be required annually through 2030. Private capital investment are essential to complement the current sources of financing, lending for poorer nations to fight climate change over the course of decade, ठीक है। So that is second point that these developed countries should provide the $100 billion of commitment. Next is Africa's inclusion in G20. The challenges posed by rapid population growth, persistent poverty, and widespread undernourishment become more serious. ये है, ऐसा कहा भी जाता है कि बस एक बार इंडिया की पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाए, चाइना की तो ऑलमोस्ट हो ही चुकी है, उसके बाद वर्ल्ड की जितनी भी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आएगी वो पूरी अफ्रीका से ही आएगी, ठीक है। इनके यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अच्छा खासा हाई है अभी भी।
उसका एक रीजन ये भी है कि देखिए, एक तो वो एजुकेशन, वो लेवल ऑफ अवेयरनेस नहीं है। दूसरा, इनके हेल्थ इंडिकेटर्स भी इतने पुअर हैं कि डेथ रेट भी थोड़ा सा हाई है। तो लोगों को ये लगता है कि एक बेटा हो भी गया या दो बच्चे हो भी गए तो इनकी डेथ हो सकती है फ्यूचर में 5-10 साल बाद, तो हम तीसरा कर लें, चौथा कर लें, एंड सो ऑन। ठीक है, तो वो भी एक रीजन है ज्यादा बच्चे प्रोड्यूस करने का। और तीसरा रीजन है अल्टीमेटली पावर्टी। ठीक है, तो ये तीनों फैक्टर इंश्योर करते हैं कि अफ्रीका का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो थोड़ा ज्यादा ही है। क्लियर? अब ये पॉपुलेशन जो हो रही है वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही हेल्थी एंड प्रोडक्टिव पॉपुलेशन हो रही है, नहीं, काफी वीक। ठीक है, अंडर नरिश, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अंडर नरिश पॉपुलेशन हो रही है। ठीक है, तो ये सारे चैलेंजेस हैं। अब अंडर नरिश पॉपुलेशन की खुद की प्रोडक्टिविटी लाइफ में इतनी कम रहेगी कि वो भी अल्टीमेटली पॉवर्टी में ही दबे रह जाने। ऑलराइट, तो इन सब चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए इंडिया को मदद करनी चाहिए। ठीक है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, persistent poverty, widespread undernourishment become more serious. Now the collaboration in pursuit of sustainable agriculture and food system, अगर हम ये करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है एक अच्छी हेल्थ दे पाएंगे वहां पर, तो फिर उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, अच्छी लाइवलीहुड अर्न कर पाएंगे, इनकम अच्छी होगी, अच्छा एजुकेशन में इन्वेस्ट कर पाएंगे, एंड दे विल स्टेबलाइज देयर पॉपुलेशन। ठीक है, अब सिर्फ फूड देना ही काफी नहीं है, हाई न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी देना है। ठीक है, मोर न्यूट्रिशन सेंसिटिव, स्केलिंग अप biofortification of staple crops and innovative and cost effective technique can ensure availability of nutritious diet. तो इसके लिए हम प्रमोट कर सकते हैं जैसा हम अपने यहाँ कर रहे हैं, आयरन एंड जिंक बायोफोर्टिफाइड पर्ल मिलेट, जिंक बायोफोर्टिफाइड राइस व्हीट एंड आयरन बायोफोर्टिफाइड बीन्स। ओके, तो ये हम उनको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और बायोफोर्टिफिकेशन आपको पता ही है क्या होता है। फोर्थ, now this access to nutritious food alone cannot address the multi-dimensional problem of the undernutrition. We require a targeted and multi-pronged strategies. और इसके लिए सबसे जरूरी है मदर का एजुकेशन, क्योंकि देखा जाता है कि जहां पर मदर का एजुकेशन स्पेशली हायर एजुकेशन तक रहा हो, या मदर जिनका बीएमआई नॉर्मल रहा हो, दे हैव स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विद रिड्यूसिंग अंडर न्यूट्रिशन। Okay, educated women are more informed about nutrition, healthcare, they delay marriage, fewer children, healthier babies, need to promote schooling and higher education through a liberal scholarship for girls. ये जरूरी है, और ये सिर्फ अफ्रीका के कंटेक्स में नहीं, ये इंडिया के कंटेक्स में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम लोग कहते हैं कि यार पॉपुलेशन इनका बर्थ रेट बहुत ज्यादा है। जनरली आप टारगेट करते हो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को कि आप ये लोग बहुत बच्चे पैदा करते हैं, बट द थिंग इज कि एक सिंगल लाइन लोग नहीं बोल पाते हैं कि यार अपनी घर अपने देश की बच्चियों को आप एजुकेशन दे लो, बाकी पॉपुलेशन कंट्रोल वो खुद कर लेंगी। राइट, आप सिर्फ उनको एजुकेशन दे दो, बट आप ये नहीं देते हो। यू कीप ऑन अटैकिंग विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन, यू कीप ऑन अटैकिंग विद देयर प्रैक्टिसेस, ये बुर्का क्यों पहनती हैं, ये हिजाब क्यों पहनती हैं, नन ऑफ योर मैटर यार, जस्ट लीव इट। आपको जरूरी है कि पहले आप उनका एजुकेशन चलने दो, वो इंश्योर करो, बाकी सब चीजें दे विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। Okay, let them get take their education. They themselves will discard the practices not compatible with present day society. राइट, कई लड़कियां नहीं पहनती हिजाब, सऊदी अरेबिया से लेके ईरान तक देख लीजिए, यूएसए फ्रांस में देख लीजिए, कई नहीं दिखती हैं, कोई सेलिब्रिटी नहीं पहनती। बट जरूरी है कि आप उनका एजुकेशन अफेक्ट मत होने दीजिए जिस तरह से आपने कर्नाटका में किया। नेक्स्ट, so this scholarship sort of things, this can dramatically reduce their dropout rate among women in secondary as well as higher education. Investment in women's higher education is necessary to ensuring a significant increase in female labor participation rate. क्योंकि हमारे यहाँ पर ये रेट अभी 24% समथिंग है, बट इसको बढ़ाना बहुत जरूरी है, और वो एजुकेशन से ही आएगा। ओके, फिफ्थ, आर एनालिसिस फाउंड दैट इन्वेस्टमेंट इन वॉश इनिशिएटिव, ओके, वॉश क्या, वही वाटर सैनिटेशन हेल्थ एटसेट्रा, okay, had a multiplier effect on nutritional outcome. Under the aegis of Swachh Bharat Abhiyan, this WASH initiative has increased the coverage of household with improved sanitation facilities from 48% to 70%. It aimed to eliminate open defecation and eradicate manual scavenging, has multiplier effects. Alright, तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल था, इसने काफी पॉइंट्स दिए हैं आपको। इंडिया अफ्रीका कोलैबोरेशन विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। ठीक है, उसमें हेल्थ का एस्पेक्ट भी आ गया, एजुकेशन का एस्पेक्ट भी आ गया। ठीक है, तो पॉइंट पे एटीट्यूड रटिए मत, जितना ज्यादा आप चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे, उन पे चल रही स्कीम्स को कोट कर पाएंगे, उतना प्रॉपर आंसर आप बना पाएंगे।
और जितना ज़्यादा आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं ना, उतना आसान हो जाता है कि आप वहाँ पर टाइमली पेपर कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आपने सिर्फ रट्टा मारा है, ये सब किया है, तो नहीं, वहाँ पे नहीं कंप्लीट कर पाओगे, सब चीज़ नहीं रिकॉल होती वहाँ। लेकिन अगर आपने अपने ब्रेन को ट्रेन किया इस तरीके से कि मैं चीज़ें कनेक्ट कर लूंगा, तो आप बहुत अच्छी रैंक लेके आओगे। एनीवे, इंडिपेंडेंस डे पे प्रॉमिस किया था कि हम ऐसी कोई स्कीम लाएंगे पर्टिकुलरली फॉर ओबीसीज। ठीक है, 13,000 करोड़ का आउटले रखा गया, फुल्ली फंडेड बाय सेंटर, रिमेंबर दिस। ओके, फुली फंडेड है यानी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम, नॉट स्पॉन्सर्ड। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में फंडिंग बराबर बांटी जाती है। कारपेंटर्स, गोल्डस्मिथ, मैसन, लॉन्ड्री वर्कर्स, बार्बर, इन सब के लिए। विश्वकर्मा कौन थे? हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार ही वॉज आर्किटेक्ट ऑफ गॉड्स, हिज पैटर्न डिटी ऑफ वर्कर्स, आर्टिसन एंड आर्टिस्ट। अब हमारी आर्टिसन कम्युनिटी के साथ प्रॉब्लम क्या है? एक तो लैक ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, मॉडर्न टूल्स नहीं है इनके पास, डिस्टेंस फ्रॉम मार्केट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लिटिल कैपिटल। ये चार प्रॉब्लम्स हैं जो ये स्कीम एड्रेस करेगी। सो रिमेंबर दैम। 18 डिफरेंट सेक्टर्स के लिए लाई जाएगी। नेक्स्ट है बासमती सक्सेस स्टोरी। देखिए, अब इसमें ये नहीं है कि आप पूरा आर्टिकल पढ़ने बैठ जाएंगे, नो, नॉट इम्पॉर्टेंट। बस ये दिखाना है आपको कि कैसे हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी के किए हुए काम से हमारे एग्रीकल्चर को बेनिफिट हुआ, हमारे फार्मर्स को बेनिफिट हुआ। ऑलराइट, और उसके बाद अल्टीमेटली हमारी कंट्री को, क्योंकि काफी सारे एक्सपोर्ट्स बढ़े हमारे। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है आपका? इंडिया गेट बासमती राइस। और सिर्फ बासमती भी नहीं, इंडिया गेट क्लासिक। अभी बताते हैं, समझाते हैं। जी। तो पहली बात तो कि ये हमारा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसने ये सब किया था। पहले लोग क्या करते थे, सिर्फ ट्रेडिशनल बासमती वैरायटी ग्रो करते थे, जो कि थोड़े टॉल होते थे। तो टॉल होने की वजह से ना, ये बेंडिंग हो जाती थी इनमें। ओके, इनकी ईल्ड भी जिस सिर्फ 10 क्विंटल पर एकड़ होती थी, और इनको ग्रो होने में टाइम लगता था 155 टू 160 डेज। ठीक है, एग्जाम्पल है लोकल करनाल वैरायटी, ठीक है, या तराउरी भी कहते हैं इसको। ओके, तो ये ट्रेडिशनल वैरायटी थी बासमती राइस की। फिर ब्रेक थ्रू जब मिला, जब पूसा बासमती वन ये रिलीज की गई, एक इम्प्रूव वैरायटी, IARI साइंटिस्ट ने ही किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, एक क्रॉस ब्रीड किया था बिटवीन दिस ट्रेडिशनल वैरायटी करनाल लोकल प्लस पूसा 150। ये था एक हाई यील्डिंग नॉन बासमती लाइन। ठीक है, तो एक ट्रेडिशनल बासमती करनाल लोकल और एक नॉन बासमती पूसा 150, इन दोनों को मिक्स करके एक नई वैरायटी बनाई गई जिसका नाम दिया गया पूसा बासमती वन, PB1। ठीक है, और इसमें सबसे अच्छी बात ये हुई कि इसकी हाइट ज्यादा नहीं होती थी, तो ये लॉज नहीं करते थे, यानी बैंड नहीं होते थे। इनकी ईल्ड वहां 10 क्विंटल थी, यहाँ पे 25 से 26 क्विंटल पर एकड़ आने लगी। और वहां मैच्योरिटी हो रही थी 155 से 160 डेज में, यहाँ पे मैच्योरिटी होने लगी सिर्फ 135 से 140 डेज में। ऑलराइट, फिर इस वैरायटी में भी कुछ शॉर्टकमिंग्स वगैरह आई, तो इन्होंने और इंप्रूवमेंट किया और ये लेकर आए PB1121 वैरायटी। ओके, इसी का एग्जाम्पल है इंडिया गेट क्लासिक बासमती राइस। ठीक है, फिर उसमें और भी इंप्रूवमेंट किया गया, फिर लेकर आए पूसा बासमती 1509, इसकी यील्ड और बेटर हुई। ठीक है, तो ये सब नहीं जानना एग्जाम के लिए। ठीक है, सिर्फ ये एग्जाम्पल कोट करना है कि कैसे हमने एक ट्रेडिशनल और एक नॉन बासमती वैरायटी को मिलाकर हमने बासमती राइस बनाई है। ठीक है, यानी कि अल्टीमेटली आप जो भी इन्वेस्ट करते हो ना इन साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, लोग कहते हैं इनके आउटकम जल्दी नहीं आते। हाँ, नहीं आते। ये आउटकम हमें 1989 से मिलना शुरू हुए, बट आप देखिए कि आउटकम ने बेनिफिट कितना किया इकोनॉमी को। आज हम बहुत एक्सपोर्ट करते हैं बासमती राइस, वर्ल्ड ओवर बेस्ट ब्रांड। ओके, सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देते हैं, उसका एक ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, नाउ यहाँ पर क्या है, फिर इन्होंने जब ये इंप्रूव वगैरह करने के लिए अलग अलग जीन्स फाइंड किए जो डिजीज को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकें, डिजीज के अगेंस्ट। तो उस आइडेंटिफाई जीन को आइडेंटिफाई करने की टेक्निक को हम कहते थे मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन। ठीक है, अब यहीं से क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में कि हमें इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना होगा। ओके, तो अभी मेरे पास आज टाइम नहीं था, बट मैं इसके बारे में आपको कुछ पॉइंट्स अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, ताकि अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको हैंडल कर पाए। ऑलराइट, बाकी आपको इसके साथ वही सब बेसिक बातें पता होना चाहिए कि इसने किया क्या है इस रिसर्च ने। एक तो हमारी यील्ड बढ़ा दी, राइट। ओके, ग्रेन की जो लेंथ होती थी, अब देखिए क्या होता है कि चावल छोटे दाने हैं, ठीक है, आप बॉईल भी करोगे तो वो साइज उनका उतना ही रह जाता है, थोड़ा सा बढ़ता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपकी वैरायटी ऐसी है जिसका साइज बहुत बढ़ जा रहा है उबालने के बाद, तो वो आपकी प्लेट में ज्यादा दिखेंगे, राइट, वो ज्यादा आपको जल्दी पेट भरेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमने फोकस किया है इस पूरी रिसर्च में कि हम जो हमारे ग्रेन हैं इनकी लेंथ थोड़ी बड़ी कर पाए। ठीक है, और इसलिए बासमती राइस अलग ही दिखता है एकदम। ठीक है, डिजीज से हमने रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने में कामयाब हुए। ऑलराइट, लेकिन
और इसने हमें सबसे बड़ा बेनिफिट दिया कि हम बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, काफ़ी एक्सपोर्ट। तो अल्टीमेटली हमारी क्या है, फॉरेक्स रिजर्व इनकम बढ़ रही है, ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं हमारे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस पे सरकार एमएसपी नहीं देती, तो ये पूरी तरह से मार्केट पे डिपेंड है। और मैंने आपको यही बताया कि जब इस बासमती राइस पे वो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई ना कि आप $1200 से कम के रेट पे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो कंपनीज इसका मिसयूज कर रही है। वो कह रही है बाहर डिमांड ही नहीं है इंडियन बासमती राइस की इस बार, क्योंकि महंगा पड़ रहा है इंडिया का बासमती। तो ये लोग फार्मर से ना बिल्कुल एकदम कम कम दाम पे लेके स्टोर किए जा रहे हैं। और बाद में जब ये बैन हट जाएगा, जैसे रिव्यू है अभी इसका 15 अक्टूबर को, अगर मान लो ये बैन हट गया, तब इन लोगों ने कंपनी से जो फार्मर से सस्ते में लेके ये कह के कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है अभी, तो फार्मर तो स्टोर कर नहीं सकता, उसके पास तो होती नहीं इतनी स्टोरेज की जगह छोटे छोटे फार्मर्स पर। तो ये लोगों ने लेके अपने स्टोर हाउस में डाल लिया। 15 अक्टूबर को अगर बैन हट जाता है, ठीक है, तो उसके बाद ये लोग एक्सपोर्ट करेंगे हाई अमाउंट में फॉरेन मार्केट में, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना, ये सही नहीं है। एक तो इस पे एमएसपी नहीं है, ऊपर से पूरा मार्केट पे डिपेंड है, और आपने लगा दिया उस पर बैन। तो इस बैन की वजह से फार्मर्स को इस वक्त ठगा जा रहा है, बासमती ग्रोवर फार्मर्स को। ऑलराइट, नेक्स्ट है पार्लियामेंट की बिल्डिंग पर 6 गेट हैं। ऑल 6 एंट्रेंस पे आपने अलग अलग एनिमल लगाया। अश्व लगाया जो कि सिंबल होता है स्ट्रेंथ और स्पीड का। गरुड़ लगाया है विच सिंबलाइज एस्पिरेशन ऑफ पीपल। मकर लगाया है, मकर होता है एक्चुअली एक जानवर जो अलग अलग पार्ट से बनाया गया है, मतलब अलग अलग जानवरों के पार्ट्स हैं इसमें, ठीक है। मकर तो इसको जनरली माइथोलॉजिकल क्रीचर ही माना जाता है, क्योंकि ऐसा कुछ एग्जिस्ट तो करता नहीं है कहीं। तो ये सिंबलाइज करता है हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी को। शार्दुल मोस्ट पावरफुल, मोस्ट पावरफुल, ओके। ये सिंबलाइज करता है हमारे लोगों की पावर को। दूसरा हमसा, हमसा सिंबलाइज करता है सेल्फ रियलाइजेशन, बॉर्न ऑफ विजडम। विजडम का मतलब होता है योर एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। इकोनॉमी में आज कुछ काम का नहीं है आपके लिए, तो उसको छोड़िए। ओके दैट्स इट, ओके। बस इतना ही था आज के पेपर में। शायद लेक्चर थोड़ा लेंदी हो गया तो उसके लिए सॉरी, बट मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। एंड प्लीज ध्यान रखिएगा आपसे, आप मिस नहीं करेंगे ना 450 सीरीज को, और ना ही कभी न्यूज़पेपर को। अदरवाइज आप प्री में भी सफर करेंगे, मेंस में भी सफर करेंगे। और अगर मेरी तरफ से कोई शॉर्ट कमिंग है तो वो आप मुझे बता सकते हैं, जहाँ भी इंप्रूवमेंट का स्कोप हो। एंड प्लीज अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप कमेंट, अपना कमेंट देकर जरूर जाएं, ओके, जैसा भी आपको लगता है लेक्चर। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, कीप लर्निंग, एंड ऑल द बेस्ट।